हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल UVHBSC क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज का चैप्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन इस चैप्टर को मुश्किल बना दिया जाता है। क्या क्या होता है कि जो आर्ट्स या फिर कॉमर्स साइड के जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में एक बात भर दी जाती है कि जो वेक्टर अलजेब्रा है ये नॉन मेडिकल वाले बच्चे ही जो है अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हाँ, नॉन मेडिकल वाले जो बच्चे हैं जिनके पास फिजिक्स है उनके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वो इसे +1 क्लास में पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए इजी हो जाता है। लेकिन इसे चाहे आप आर्ट्स के हो, आर्ट्स स्ट्रीम हो आपके पास, चाहे कॉमर्स हो, आप इसे इजीली समझ सकते हैं। हम इसे बिल्कुल जीरो लेवल से जो है करवाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं इस चैप्टर को, वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप डिस्कस कर लेते हैं। आप जितना हो सके उतना टाइम आप किसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन को दीजिए, आप एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली ही बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आप बात करते हैं कि वेक्टर क्या है। देखिए, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन विच हैज सम मैग्नीट्यूड। यानी कि क्या बात है, इसमें क्या बोल रहा है, ये बोला कि वेक्टर क्या है जी, वेक्टर एक लाइन है और कुछ नहीं। डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन विच हैव सम मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है इसे समझ ले जरा, कि मैग्नीट्यूड अगर आप चैप्टर से बाहर की अगर बात करो तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जी मान, किसी चीज़ का मान, या फिर भार, भार भी बोल सकते हो आप, या फिर उसकी लंबाई भी ले सकते हो। लेकिन इस चैप्टर में वेक्टर अलजेब्रा में हमें मैग्नीट्यूड का जो मतलब लेना है वो लेना है जी इसकी लंबाई से। तो अब आप डेफिनेशन की बात करो, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन मतलब एक लाइन होगी जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। हमने इधर दे दी, आप इधर दे दें, किधर भी, इसकी कोई बस डायरेक्शन होनी चाहिए। वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन विच हैव सम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमने बता दिया जी, इस चैप्टर में आपको मैग्नीट्यूड का मतलब लेना है जी लंबाई से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वेक्टर की डेफिनेशन दी है, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन विच हैव सम मैग्नीट्यूड। तो अब आपको वेक्टर क्लियर होगा कि वेक्टर क्या है। वेक्टर और कुछ नहीं है, वेक्टर एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन होगी जी और कोई ना कोई उसका मैग्नीट्यूड होगा। ये दो कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी? मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए जी। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वेक्टर बन सकती है जी कोई भी लाइन। तो उसमें आगे हमने कुछ आगे और इसमें आप बात करते हैं। देखिए कि वेक्टर का जहाँ से वेक्टर शुरू हो रहा है और जहाँ पर वेक्टर खत्म हो रहा है ना, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ये खत्म हो गया, यानी ये इसका पूंछ है और इसका सिर है। तो जहाँ से शुरू होता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट इनिशियल पॉइंट। इस पर ध्यान देना कि जहाँ से शुरू हो रहा है उसको बोलेंगे हम इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर ये खत्म हो रहा है यानी कि जहाँ पर ये आप ये कैप लगा देते हो, इसका सिर हम बोलेंगे जिसे, इससे बोलेंगे स्टूडेंट टर्मिनल पॉइंट। तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं वेक्टर की। मान ले कि आपके पास ये कोई वेक्टर था ए से बी की तरफ, ये अगर ऐसे हमने बनाया इसका मतलब वेक्टर ए से बी की तरफ। अब आपको इसे अगर रिप्रेजेंटेशन अगर इसकी देनी है तो आप इसे कैसे दोगे कि वेक्टर ए से बी, आपने ऊपर ये क्या लगा दिया जी, ऐसे वेक्टर का ये साइन लगा दिया जी। और क्या कर सकते हो, इतना बड़ा ना लिखकर आप इसे बिल्कुल छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब मैं इसे छोटा सा नाम देता जाता हूँ, जैसे मैंने इसे नाम दे दिया जी ए वेक्टर। ए लिख के आपको इसके ऊपर ऐसे कैप लगा देने, मतलब ए वेक्टर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भाई ए से शुरू हुआ और बी पर खत्म हो गया, यानी ए से शुरू हुआ और बी पर ये खत्म हो गया ऐसे। और आप इसे कोई और नाम दे दें, जैसे हमने दिया इसको ए वेक्टर, आप इसके ऐसे भी लिख सकते हो ए वेक्टर। अब हमने मैग्नीट्यूड इसमें आया था वर्ड, उस मैग्नीट्यूड आप बात कर ले कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है, कि लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ये बात हमने आपको ऊपर भी बताई कि इस चैप्टर में आपको मैग्नीट्यूड का मतलब लेना है इस जो भी ये लाइन है इसकी लेंथ से, क्योंकि वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी क्या थी, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन, यानी कि ऐसी एक लाइन होगी जिसकी कोई डायरेक्शन होगी, एंड सम मैग्नीट्यूड, जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ लंबाई रहेगी। तो बस ये मैग्नीट्यूड में आपको यही देना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या जी, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन, यानी कि जो डायरेक्टेड लाइन थी, ये दिशा वाली जो लाइन थी उसकी लेंथ है, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट जो ये मैग्नीट्यूड है इतना बड़ा ना लिखकर
ये मैग्नीट्यूड वर्ड इतना बड़ा ना लिखकर इसको एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन दे दी। कैसे? अब सपोज कीजिए ये कोई वेक्टर था, मैंने इसको नाम दे दिया ए वेक्टर, है ना। इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मैं ऐसे बोलूंगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब इतना बड़ा ना लिखकर हम इसे छोटी सी रिप्रेजेंटेशन दे दी कि ये जो ए वेक्टर था ये लिखा और इसके बाद जो है ऐसे ये मॉडुलस का साइन लगा दिया। एक बार दोबारा देखेंगे ये कैसे था कि ये मान लो ये कोई वेक्टर था मेरे पास, इसे मैंने नाम दे दिया मान लो बी वेक्टर। इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं बार बार इतना बड़ा वर्ड ना लिख कर भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसे मैं छोटा सा कर देता हूँ। ऐसे लिखा बी वेक्टर और इसके ऊपर ये साइन लगा दिया बी वेक्टर का, और ऐसे आप इसके बार मॉडुलस का साइन लगा देंगे। मतलब समझ जाएंगे आप कि भाई बंदा जो आपको बी वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है ना। मतलब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब कंडीशन ऑफ वेक्टर देखिए, कंडीशन एक वेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन कोई फुलफिल कर रहा है तो वो वेक्टर बन सकता है जी। कैसे? कौन सी कंडीशन है जी? एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए जी, जो कि हमने ऊपर डिस्कशन कर लिया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्लस डायरेक्शन होनी चाहिए जी। अगर ये दो कंडीशन अगर कोई फुलफिल कर रही है लाइन तो वेक्टर बन सकती है जी। आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर होने के लिए, वेक्टर बनने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी है जी, एक तो मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, तो वेक्टर बन सकता है जी। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो को रिमाइंड कर कीजिए और समझिए, क्योंकि अगर आप वेक्टर अगर आपने छोड़ दिया तो आप 3D नहीं कर पाएंगे। और हमारी कोशिश यही है कि हम आपको बिल्कुल बारीक से बारीक जो चीज़ें वो भी बताएं, कुछ भी छोड़े ना, ताकि आपको कम से कम चीज़ें जो है 3D में याद करनी पड़े। अगर वेक्टर आप ढंग से समझ लेते हैं तो 3D में बहुत सारे फॉर्मूले जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ड्राइव कर लेंगे उन्हें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए हमने यहाँ पर दो टाइप की क्वांटिटी जो है डिफाइन की है। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो टाइप में हमने डिफाइन की, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक हमने इधर डिफाइन की है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी डायरेक्शन नहीं होगी। क्या नहीं होगी जी? डायरेक्शन नहीं होगी स्टूडेंट। किसमें? स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन है नहीं होगी। और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें तो हमने बताया ही है वेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करने हो रही है तो वो वेक्टर है। और वेक्टर क्वांटिटी में भी ये दो कंडीशन कौन सी? मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। इसका एग्जांपल हमने उठाया कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे किसी भी चीज़ का भार लगा लें आप, 5 kg वेट, 10 kg वेट या फिर मास, है ना। ये जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी है, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी किसी चीज़ का मान। मैग्नीट्यूड मैंने पहले बताया कि आप मैग्नीट्यूड को ऐसे लोगे, किसी चीज़ का मान, भार, उसकी लंबाई। यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर भार से इन्होंने लिया है, जैसे 5 kg वेट हो गया, 10 kg वेट हो गया, मास, ये इसके एग्जाम्पल है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड तो होगा, है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर में आपको किससे लेना? लंबाई से, और डायरेक्शन भी होगी। तो इसमें हमने एग्जांपल उठाया है एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। अब देखिए जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट है वो तो इस बात को कैच कर लेंगे, लेकिन जो कॉमर्स और आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो इस बात को ज़्यादा कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ये सिलेबस में नहीं आते जी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तो आप क्या करें कि इन यहाँ से सिर्फ MCQ क्वेश्चन ही उठ सकते हैं, तो आप इन दो चार चीज़ों को याद भी रख सकते हैं। अगर आपका एक बार ये पढ़ा हुआ भी है तो अगर MCQ यहाँ से उठता है तो आपको इजीली याद आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हमने ये बताया कि अगर आपको ऐसे दिया होता है 20 मीटर पर सेकंड, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। ये देखिए ये दो टाइप की क्वांटिटी है, ये स्केलर भी है और वेक्टर क्वांटिटी भी है, स्केलर भी है और वेक्टर क्वांटिटी भी है। अगर आप इसको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देते हो, अब इस केस में ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो स्टूडेंट इनको जो ये हमने एग्जांपल लिखाए हैं आप इनको ढंग से देख लें, एक बार समझ लें, क्योंकि इनसे MCQ क्वेश्चन उठने के चांसेस रहते हैं और इस बार आपके MCQ क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। अच्छा, अब हमने आपको वेक्टर समझा दिया कि वेक्टर क्या है। वेक्टर और कुछ नहीं है, वेक्टर एक लाइन है जिसका क्या होगा जी, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा और कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये था जी वेक्टर के लिए कंडीशन क्या थी जी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होनी जरूरी है जी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है? बताइए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी? इस बात का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें हम टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप हमने उठाया है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के लिए क्या कंडीशन है जी कि मैग्नीट्यूड जीरो होगा। मैग्नीट्यूड जीरो समझ रहे हो, लंबाई जीरो होगी और इन एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। जैसे एग्जांपल मैं आपको उठाता हूं, जैसे ये पेन था, मैंने यहाँ पर इससे ऐसे एक डॉट बना दी, ठीक है, बना दी मैंने, ठीक है। अब इस डॉट की आप डायरेक्शन बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में, नहीं बता सकते। मैग्नीट्यूड जीरो, तो मैग्नीट्यूड जीरो इन एनी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है जी, मैग्नीट्यूड जीरो इन एनी डायरेक्शन। इसकी आप डायरेक्शन नहीं बता सकते, इस पॉइंट की, इस बिंदु की आप क्या डायरेक्शन बताओगे। तो अगला स्टूडेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट हो। ये यूनिट कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने एक एग्जांपल उठाया है भाई, हाउस से लेकर, आपके घर से लेकर आपके ऑफिस की जो बीच की दूरी है वो है 1 किलोमीटर। आपके हाउस से घर के बीच की जो दूरी है वो स्टूडेंट 1 किलोमीटर। अब जरूरी नहीं है 1 किलोमीटर आप यूनिट उठाएं, 1 मीटर उठा लें, है ना। तो यूनिट मैटर नहीं करते, यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, तो वो इसमें मैटर नहीं करती। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 यूनिट हो बस। तो आप उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के लिए जैसे हमने मैग्नीट्यूड के लिए पढ़ा था क्या कि अगर आपको ऐसे बोले कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो अगला ऐसे देगा आपको, ए वेक्टर के ऊपर ऐसे बना दिया ए वेक्टर का साइन और फिर मॉडुलस का साइन लगाएगा और फिर क्वेश्चन मार देगा। भाई आप समझ जाना कि भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो वैसे ही अगर आपको यूनिट वेक्टर के लिए भी इन्होंने साइन बनाया है कि ऐसे ए बना दिया और उसके ऊपर ऐसे कैप लगा देंगे, तो आपको समझ जाना कि यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। तो यानी कि एक टाइप से यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। देखिए कैसे कि अगर ये कोई बी वेक्टर है और उसके ऊपर ऐसे कैप लगा देनी है आपको, अब समझ जाना कि ये यूनिट वेक्टर है। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर देखिए पिछली जो स्लाइड में हमने आपको पढ़ाया था, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, उसी से बनाइए को इनिशियल वेक्टर। कैसे, हमने पीछे आपको बताया था कि कोई वेक्टर जहाँ से शुरू होता है वो होता है उसका इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर वो जाकर खत्म होता है वो होता है उसका टर्मिनल पॉइंट, है ना। ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट। तो आप यहाँ पर देखिए को इनिशियल वेक्टर, यानी कि इसमें वेक्टर क्या होंगे कि एक पॉइंट से शुरू होंगे। जैसे ये इनका क्या था, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या था, टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ऐसे मैं एक और बना लेता हूँ, सपोज करो ये कोई सी वेक्टर था, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है। अब दूसरा वेक्टर इसी के इनिशियल पॉइंट से शुरू होगा और ऐसे जाएगा, और इसको हम नाम दे दें, सपोज करें बी वेक्टर मैं नाम देता हूँ। तो आई होप कि आपको को इनिशियल वेक्टर अब समझ में आ गया होगा। यानी कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो शुरू हुए हैं वो एक ही हो, वो क्या होंगे जी, को इनिशियल वेक्टर हम उन्हें बोलेंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में आपको एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है कि वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कोलिनियर वेक्टर के लिए कि वेक्टर जो है पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। बस यही कंडीशन इसमें जो है फुलफिल आपको करनी है। कैसे भी क्या कि वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड कोई मैटर नहीं करता जिस बात का, ना डायरेक्शन मैटर करती जी। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज को ज्यादा समझेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल उठाया, सपोज कीजिए कि ये ए वेक्टर है, नीचे वाला बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल है जी, बिल्कुल। देखिए हमने बिल्कुल पैरेलल बनाया है, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता जी। हम इसे छोटे बड़े भी कर सकते हैं। मैं इस ऊपर वाले की लंबाई बढ़ा देता हूँ, तो अब भी आप इसे कोलिनियर वेक्टर बोलोगे क्योंकि अब भी एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि मैग्नीट्यूड इनकी लंबाई मैटर नहीं करती स्टूडेंट। कंडीशन कोलिनियर वेक्टर की एक ही है कि पैरेलल होने चाहिए, बस आपको इतनी सी चीज देखनी है। देखिए ना तो मैग्नीट्यूड मैटर करता, मैंने बता दिया कि मैं इन्हें छोटा बड़ा कर दूं चाहे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस कंडीशन क्या है कि पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। डायरेक्शन मैटर नहीं करती थी। जैसे मैं ए वेक्टर इसको नाम दे देता हूँ और बी वेक्टर ये हो गया, तो ए वेक्टर के जस्ट अपोजिट हो गया ना बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर ऐसे जा रहा है और बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो ऊपर वाले के अपोजिट हो गया, लेकिन है तो एक दूसरे के पैरेलल। देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी इससे ज्यादा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। वो चीज मैटर ही नहीं करती, आपको बस ये देखना कि पैरेलल है कि नहीं है। अगर पैरेलल है तो कोलिनियर वेक्टर है, बस सिंपल सी बात। इसमें स्टूडेंट एक चीज भी आपको ध्यान रखना कि वेक्टर के ऊपर भी वेक्टर हो सकता है इसमें कोलिनियर वाले में। जैसा हमने बनाया है कि एक वेक्टर था उसके ऊपर ही दूसरा वेक्टर,
देखिए एक वेक्टर था और उसके ऊपर ही ये दूसरा वेक्टर भी हो सकता है जी, ये चीज़ भी इसमें आपको ध्यान रखनी है जी। उसके बाद आता है स्टूडेंट अगला इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए क्या कंडीशन है कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी कि लंबाई भी सेम हो और डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहला वेक्टर हो उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर भी होना चाहिए। जैसे ये ए वेक्टर था और नीचे वाला बी वेक्टर था, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए जी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। देखिए मैंने दोनों की लंबाई इक्वल बनाई है, ये देख सकते हैं आप। तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। देखिए जिधर ए वेक्टर जा रहा था उधर ही बी वेक्टर जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, कौन सी, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, तो इक्वल वेक्टर है। हमने एक और एग्जांपल इसका दिया आपको, देखिए ये एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था 5 सेंटीमीटर और नीचे वाला फिर एक और वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का डायरेक्शन एक ही स्टूडेंट, ये थोड़े जो है बनाने में जो दिक्कत होगी इनको, इनकी दोनों की डायरेक्शन एक ही है, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर इसका है, 5 सेंटीमीटर इसका है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। अब देखिए थोड़े दिखने में आपको अजीब लग रहे हैं क्योंकि हाथ से बनाए तो इसलिए थोड़े ढंग से नहीं बनी है, लेकिन आपको इमेजिनेशन करनी है भाई, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये कौन से वेक्टर होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। इक्वल वेक्टर के लिए बस आपको दो ही चीज चेक करनी है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, लंबाई सेम हो दोनों की, जिस दिशा में जा रहे हैं दोनों एक ही दिशा में जाए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसे बोलें इक्वल वेक्टर। तो इसमें अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या कंडीशन होगी, देखिए सेम मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे के। जैसे एग्जांपल हमने उठाया कि ये कोई सपोज कीजिए कि ये कोई ए वेक्टर था जो इस साइड जा रहा था ऐसे, और जस्ट इसके अपोजिट आ गया दूसरा ही ए वेक्टर, मान लिया आप इसे बी वेक्टर में नाम दे ले, तो जो ये नीचे वाला वेक्टर है इसके अपोजिट होगा, इसलिए इसके हमने इसके आगे माइनस भी लगाया। तो नेगेटिव वेक्टर होने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लंबाई सेम है, पर अपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन है। ये भाई साहब इधर जा रहे हैं और ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है नेगेटिव वेक्टर में। अब देखिए स्टूडेंट हमारा जो अगला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो स्टूडेंट जो है इजीली पढ़कर भी समझ लेते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत जरूरी है। इस पर बेस्ड जो है आगे ट्रायंगल लॉ है, 3D में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो आप इसी तरह ढंग से समझ लें। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, ये क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। इसमें क्या है कि विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड यानी कि बिना लंबाई बदले, एंड विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस बट पैरेलल। इस बात का मतलब समझिए आप कि एग्जांपल के थ्रू इस चीज को आप बढ़िया तरीके से समझेंगे कि ये दो वेक्टर थे, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दो वेक्टर थे ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर में हम जो एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये दो वेक्टर गिवन थे, हमने दो वेक्टर उठाए अपनी मर्जी से, तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर में क्या बात थी कि विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड, यानी लंबाई चेंज नहीं होनी चाहिए, एंड डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस, वेक्टर को आप उठा के कहीं भी रख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो पैरेलल ही रखने पड़ेंगे आपको। इस चीज को जरा अब देखें कि सपोज कीजिए ये ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ठीक है, इस ए वेक्टर को मैंने उठा लिया, ऐसे का ऐसे ही उठाना है। देखिए मैंने बिल्कुल भी इसे हिलाया नहीं है, यानी कि इसके पैरेलल ही इस वेक्टर को आप इसके पैरेलल ही उठा सकते हैं, यही बात ऊपर लिखी गई है। तो मैंने इसके उठाया और यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं की स्टूडेंट। देखिए जिस डायरेक्शन में वो था उसी डायरेक्शन में इसे बनाया, ठीक है, इसे मैं नाम दे दिया वही ए वेक्टर, और इस बी वेक्टर को मैंने क्या किया स्टूडेंट, पैरेलली उठाया, जैसे ये इतना था और इसे जो मैंने ऊपर पैरेलली उठा के ले गया यहाँ पर, तो इसे मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ना तो मैंने इनका मैग्नीट्यूड चेंज किया, अगर सपोज करें ये 5 सेंटीमीटर था तो ये भी मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ही रखा है, अगर ये यहाँ पर 6 सेंटीमीटर था तो ये भी मैंने 6 सेंटीमीटर रखा है। इसे ये ए वेक्टर था, यहाँ पर मैंने उठा लिया, देखिए इसके ये पैरेलली उठाया बिल्कुल ऐसे,
और ये बी वेक्टर जो है, ये बी वेक्टर के ये वाला वेक्टर बिल्कुल पैरेलल इस बी वेक्टर के। ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। इसके कुछ और एग्जांपल उठाते हैं, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैं और एग्जांपल उठाता हूँ कि सपोज कीजिए ये एक वेक्टर हो गया ऐसे, ये कौन सा वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर स्टूडेंट। देखिए इनका इनिशियल पॉइंट एक ही है, जिस पॉइंट से शुरू है इनिशियल पॉइंट एक ही है। अब कंडीशन क्या थी कि आप इसको पैरेलली उठाएं, तो मैं इन दोनों वेक्टर को पैरेलली उठाता हूं। पैरेलली उठाया मैंने, तो पैरेलली कैसे उठाया, देखिए ऐसे। तो देखिए स्टूडेंट इसके बिल्कुल पैरेलल मैंने इनको उठाया है। अब सपोज कीजिए ये अगर 5 सेंटीमीटर थी तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही है, और ये भी अगर 4 सेंटीमीटर थी तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही है। यानी कि इस वाले के ये पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है। तो अब आपको आई होप कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर आपको समझ आया होगा। इसमें क्या था कि आप वेक्टर को उठाकर कहीं भी रख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि आप जो वेक्टर उठा रहे हो उसके पैरेलल जाना चाहिए, और अगर इसे उठा रहे तो ये इसके पैरेलल जाना चाहिए। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते, ना डायरेक्शन चेंज कर सकते। स्टूडेंट आप डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर ए वेक्टर ऐसे जा रहा था तो आपने पैरेलल तो उठा लिया लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दी, ऐसा नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आपको पैरेलली उठाना है, और क्या करना है जी, पैरेलली उठाना है, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी है, ना मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहिए। एक क्वेश्चन और उठा लें इसका आप, जैसे यहीं से लेना, जैसे ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। मैंने इस बार क्या किया कि इस ए वेक्टर को उठाया पैरेलल। देखिए स्टूडेंट इस ए वेक्टर को मैंने उठाया पैरेलल और यहां रख लिया, इसे रख लिया ऐसे। ये ए वेक्टर हो गया जी, ऊपर वाला है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर था तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। फिर मैंने इस बी वेक्टर को उठाया, इस बार मैंने इसे यहाँ नीचे रख दिया। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, देखिए ये इसके पैरेलल है बिल्कुल, और ये इसके पैरेलल है। तो अब आपको आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर समझ आया होगा। अगर स्टूडेंट नहीं आया है तो आप वीडियो को रिमाइंड कीजिए। अगर फिर भी अगर कुछ आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.1 की तरफ। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल जो हमने पीछे जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अगर आपको वो समझ आ गया तो एक्सरसाइज आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया है कि कोई व्यक्ति जो 40 किलोमीटर चल रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ। तो इसमें आपको ये देखना है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ईस्ट से नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना, 30 डिग्री। तो देखिए ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, और इसकी लंबाई कितनी थी, 40 किलोमीटर। बस इसको आपको ग्राफिकली दिखाना था और ये आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको देखिए स्टूडेंट एक चीज़ आप जरा ध्यान से देख लें कि वेक्टर क्या है। वेक्टर के लिए दो ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि वेक्टर में आपको एक मैग्नीट्यूड देखना है, यानी कि उसकी लंबाई देखनी है, और डायरेक्शन देखनी है। स्टूडेंट डायरेक्शन, अगर ऐसे कोई लाइन मार देता है तो ये वेक्टर नहीं है, ये जरूरी है। ये चीज़ क्या करेगी, डायरेक्शन बताएगी। तो ये जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये चीज़ जरूरी है किसी भी वेक्टर की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें आपको वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी ये बताना है। स्केलर क्वांटिटी में हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसमें डायरेक्शन भी आपको गिवन होगी, ठीक है। तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए पहला इसने दिया जी 10 kg। अब 10 किलो अगर किसी चीज़ का भार है तो बताइए आप स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल सी बात है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो 10 किलो भार अगर किसी चीज़ का, तो उसमें क्या डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन है। अब कौन से भी एंगल से उसमें दिशा की बात नहीं हो रही, तो ये कौन सी क्वांटिटी है स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 2 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखिए नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 2 मीटर कोई हो सकता है, कोई व्यक्ति चलाओ, है ना। तो इसमें डायरेक्शन की बात हो गई और मैग्नीट्यूड की बात हो गई, यानी कि मान भी की बात हो गई। तो ये कौन सी क्वांटिटी है स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी है। 40 डिग्री ये कौन सी क्वांटिटी है स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी है। जब आपको डायरेक्शन ना मिले तो आप समझ जाना कि क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है।
अब 40 वॉट जो आप ओम का लॉ पढ़ते हैं फिजिक्स वगैरह में, उसमें आता है, तो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट। अब कूलॉम, ओम का नियम, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही समझाया था। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन में इस बात को हमने समझाया था, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब किसी चीज़ का टाइम पीरियड है, वो क्या चीज़ क्वांटिटी है स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी है। इसमें क्या बताइए आप, कौन से एंगल से आपको वो लग रहा है इसमें कि डायरेक्शन की बात हो है? एब्सोल्यूट क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट जो डिस्टेंस है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स, अब जब किसी चीज़ को फोर्स लगाते हो, किसी चीज़ को धक्का देते हो, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। जहाँ पर भी डायरेक्शन अगर आपको लगता है भी हाँ इसमें डायरेक्शन है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट, क्योंकि वेक्टर की कंडीशन ही है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी चाहिए। वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं आप। वर्क डन, ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें कौन से एंगल से आपको बताइए मुझे डायरेक्शन लग रही है ना, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। इसमें पहला इन्होंने इधर ये स्केयर बना दिया, ये ए वेक्टर ऐसे चल रहा है, फिर वे बी वेक्टर ऐसे चल रहा है, सी वेक्टर ऐसे चल रहा है जी, और डी वेक्टर ऊपर से ऐसे आ रहा है स्टूडेंट। तो इसमें पहले आपको बताना है को इनिशियल वेक्टर। देखिए इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि ये आपका कोई वेक्टर होता है ऐसे, जहाँ से शुरू होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर खत्म होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो देखिए को इनिशियल वेक्टर बताने यानी कि ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही पॉइंट से दो वेक्टर शुरू हुए हैं, तो वो कौन से आप खुद देखें इसमें कि ये ए वेक्टर ऐसे जा रहा है इधर, और ये डी वेक्टर यहाँ से ऐसे जा रहा है, यानी कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया। तो को इनिशियल वेक्टर कौन से हो गए? ए वेक्टर और डी वेक्टर, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। उसके बाद है स्टूडेंट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए कंडीशन हमने आपको बताई थी, क्या कंडीशन थी कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लंबाई दोनों की सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो आप उसे क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। तो देखिए मैग्नीट्यूड किन का सेम है, यानी कि लंबाई किन की सेम है? देखिए ए वेक्टर ये है और डायरेक्शन भी हमें सेम करनी है, तो सी वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये तो इक्वल वेक्टर नहीं हुए, इनकी तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो नेगेटिव वेक्टर हो गए। तो देखिए ये बी वेक्टर है ऐसे आ रहा है, और ये डी वेक्टर ऊपर से ऐसे आ रहा है, तो यानी कि ये स्क्वायर है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, है ना। तो देखिए ये जो बी वेक्टर है ये ऊपर से ऐसे आ रहा है, और ये डी वेक्टर भी ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों की क्या होगी? डायरेक्शन सेम होगी, और स्क्वायर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, यानी दोनों की लंबाई भी सेम होगी। तो इक्वल वेक्टर में क्या हो गए? डी वेक्टर एंड बी वेक्टर। और कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इसमें देखिए स्टूडेंट दो कंडीशन दे दी, कोलिनियर भी हो बट नॉट इक्वल, तो आपको इसे अलग अलग तोड़ के इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। कोलिनियर कैसे? कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन थी कि पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए जी? पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है जी, डायरेक्शन से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, बस वेक्टर क्या होने चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए जी। तो पहले हम ढूंढते जी कोलिनियर को, है ना, पैरेलल वाला को। देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, मतलब कि ये पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया जी, तो मतलब कोलिनियर तो है जी, ये भी कोलिनियर, ये भी कोलिनियर है जी। उसके बाद नॉट इक्वल, इक्वल होने के लिए स्टूडेंट क्या कंडीशन थी? इसे नोट को भूल जाइए आप एक मिनट के लिए। इक्वल के लिए क्या कंडीशन थी कि मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, और इसने बोला स्टूडेंट नॉट इक्वल, यानी कि हमें इसे नॉट इक्वल दिखाना है, तो कौन से होंगे? देखिए ए से अगर आप ए वेक्टर की बात करते हो तो ऐसे चलाइए, और सी वेक्टर की अगर बात करते हो तो ऐसे, और इक्वल की कंडीशन क्या थी कि मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम है जी दोनों का, और डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यानी कि ये इक्वल वेक्टर नहीं है। तो यानी कि हमें अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कोलिनियर तो थे, हमने पहले प्रूव कर दिया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। कि कोलिनियर तो है एक दूसरे की क्योंकि पैरेलल है, और नॉट इक्वल है जी क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। देखिए ए वेक्टर इधर जा रहा है और सी वेक्टर इधर जा रहा है जी। आई होप कि आपको ये क्लियर रहा होगा। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग सपोर्ट।